तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है यूनिट 3 पे बात कर रहे हैं। आप प्रधान शिक्षक की वैकेंसी की यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, और आज जो है वो हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 पर। ठीक है ना। इससे पहले जो है वो हम 1 से लेकर के 7 तक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, सारे के सारे आप जाकर देख सकते हैं। और हम आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 पर। एग्ज़ाम 13 तारीख को है, जैसा कि आपको मालूम है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। आइए हम आगे चलते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 8 पे बात करते हैं। आइए, टॉपिक नंबर 8 जो है टॉपिक 8 वो बात करता है कि खेल से आशय, मतलब मीनिंग ऑफ प्ले, अवधारणा, विशेषता, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व, यानी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्ले। प्ले के मीनिंग और उसके कंसेप्ट को समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, और बच्चे के संदर्भ में उसके इम्पोर्टेंस को समझना है कि बच्चे के संदर्भ में, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में खेल का क्या महत्व है, इस बात को समझना है। ठीक है ना। तो आइए हम नजर डालते हैं कि आखिर ये खेल है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि खेल का मतलब है एक आनंदपूर्ण और मनोरंजक गतिविधियां। इसको कई तरह से कहा है, कई तरह से चीजों इसको एक्सप्लेन किया है खेल को, कि विशेष रूप से बच्चे के रूप में तो आप एक आनंदपूर्ण और मनोरंजक गतिविधियां करने में समय बिताते हैं। जब आप खेलते हैं तो विशेष रूप से एक बच्चे के रूप में, मतलब एक बच्चे के रूप में जब आप खेलते हैं तो आप एक आनंदपूर्ण और मनोरंजक गतिविधियां करने में समय बिताते हैं। किसने कहा? ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी खेल को एक्सप्लेन करता है कि व्हेन यू प्ले, स्पेशली एज ए चाइल्ड, यू स्पेंड टाइम डूइंग एन एंजॉयबल एंड इंटरटेनिंग एक्टिविटी। खेल विशेष रूप से बच्चों द्वारा आनंद और मनोरंजन के लिए की जाने वाली गतिविधि है। मुख्य तौर पर बात यहाँ आती है कि बच्चे द्वारा आनंद और मनोरंजन के लिए जो गतिविधि की जाती है, आमतौर पर उसे खेल कहते हैं, प्ले कहते हैं। खेल की अवधारणा मानव व्यवहार और विकास का एक मूलभूत पहलू है, जिसमें आनंद, रचनात्मकता, सामाजिक संपर्क, स्वतंत्रता, मनोरंजन और सीखने के उद्देश्य के लिए की जाने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी खेल क्या है? मूल तौर पर एक आनंद, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क, स्वतंत्रता, मनोरंजन और किसी उद्देश्य यानी सीखने के उद्देश्य से की जाने वाली एक गतिविधि है। इसे इसे खेल कहते हैं। खेल ना केवल बच्चों के लिए भी जरूरी है, बल्कि वयस्क जो होते हैं, वयस्क के लिए भी विभिन्न रूपों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इम्पोर्टेंट। तो खेल ये है आमतौर पर खेल क्या है? खेल जो है वो एक आनंद, एक मनोरंजन, एक रचनात्मकता, सामाजिक संपर्क, स्वतंत्रता और मनोरंजन और सीखने के उद्देश्य से की जाने वाली जो गतिविधि है वो खेल है, जो बच्चे खेलते हैं। खेल को लेकर के जो प्ले है, प्ले को लेकर के बहुत ही खूबसूरत एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसका एक थ्योरी दिया है। उस थ्योरी को समझते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, तो उस थ्योरी को हम समझते हैं। वो थ्योरी बहुत अच्छा है। एक साइकोलॉजिस्ट है, इसका नाम है मिल्ड्रेड पार्टन। मिल्ड्रेड पार्टन मिल्ड्रेड पार्टन ने खेल के एक थ्योरी को दिया है, जिन्होंने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग बताया कि बच्चे किस एज में कौन सा खेल खेलते हैं। मैं इसलिए इस थ्योरी, चूंकि आपके आपके सब्जेक्ट, आपके पिछले सिलेबस में ये थ्योरी का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये थ्योरी खेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में बात कर लूं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिल्ड्रेड पार्टन एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट है मिल्ड्रेड पार्टनर, जो बच्चों में सामाजिक खेल और अपने शोध के लिए जानी जाती है। उन्होंने सामाजिक खेल का एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो बच्चों के खेल
व्यवहार को 6 चरणों में वर्गीकृत करता है। जो बच्चे खेलते हैं उसके 6 चरणों में उन्होंने इस खेल को एक क्लासिफाइड किया। इन चरणों को अक्सर पार्टन के खेल के चरण के नाम से भी जाना जाता है। जो चरण है, जो स्टेज है, उस स्टेज को पार्टन के खेल के चरण के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि हर स्टेज में, हर स्टेप में बच्चे जो है वो अलग तरह से खेलते हैं और उनका एक अलग महत्व है। उनके अनुसार जो है 2 से 6 साल की जो उम्र होती है वो बच्चों का खेल का उम्र है। 2 से 6 साल का उम्र। जब मैंने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो जब उस वक्त हमने 2 से 6 साल जो हमने जिक्र किया था, तो हमने वहाँ भी बताया था कि 2 से 6 साल का जो उम्र होता है उसे दरअसल खेल एज कहते हैं। ठीक है ना, वो खेलने की उम्र है। तो उन्होंने जो थ्योरी दिया, आइए हम उस पर बात करते हैं। वो थ्योरी क्या है? पहला जो इस थ्योरी के बारे में मैंने पहले आपसे कह चुका हूं, ये स्टेज है। टाइप्स ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू मिल्ट्रेड पार्टन। प्ले के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्ले, उम्र के हिसाब से प्ले अलग अलग तरह के खेल बच्चे खेलते हैं और उनको उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ प्ले कहा। पहला जो है वो है अनुप्रयुक्त खेल, अनऑक्युपाइड प्ले। ये क्या होता है? ये बहुत कम छोटे उम्र के बच्चे खेलते हैं। मैंने पहले कह दिया आपसे कि पेले का जो उम्र है वो 2 से लेकर के 6 साल है। तो जो हम स्टेज की बात करेंगे वो स्टेज जो है यही 2 से लेकर के 6 साल के उम्र के बीच ही आएगा। 2 से लेकर 6 साल की उम्र के बीच ही बच्चे इस स्टेज में ये खेल को खेलेंगे। तो पहला जो खेल है वो है अनुप्रयुक्त यानी अनऑक्युपाइड प्ले। इस चरण में किसी विशिष्ट उद्देश्य या फोकस के बिना प्रतीत होने वाले यादृच्छ गतिविधियां और क्रियाएं शामिल होती है। यानी कि इस जो ये है अनऑक्युपाइड प्ले है, इसमें जो बच्चे ये जो प्ले बच्चे खेलते हैं उसमें वो विशिष्ट उद्देश्य या फोकस के बिना, यानी बच्चे के पास ना तो कोई उद्देश्य होता है और ना कोई फोकस होता है, इसके बिना बच्चे जो है वो यादृच्छिक गतिविधियां करते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्यहीन, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उसके पास कोई गोल नहीं होता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं होते हैं। भटकते हुए या वस्तुओं या अन्य बच्चों के साथ खेलने में सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना अपने परिवेश का निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो अनऑक्युपाइड प्ले है, अनऑक्युपाइड प्ले ये वो प्ले है जिसमें बच्चे जो है वो लक्ष्यहीन, भटकते हुए इधर से उधर वस्तुओं या अन्य बच्चों के साथ सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना, यानी कि बच्चे जो है एक्टिवली किसी बच्चे के साथ बिना पार्टिसिपेट किए हुए, जो बच्चे जो है लक्ष्यहीन और बिना उद्देश्य के, बिना फोकस के जो एक्टिविटी करते हैं, उनको उन्होंने कहा अनऑक्युपाइड प्ले। उन्होंने जो मिल्ड्रेड पार्टन है उन्होंने उसको खेल कहा और उन्होंने मतलब वो कहा खेल का ही वो स्टेज है, उन्होंने उसको अनऑक्युपाइड प्ले कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है एकांक खेल। एकांक खेल, एकांक खेल क्या है? इसमें वो बात करते हैं एकांक खेल में, एक सेकेंड। ओके, एकांक खेल है सोलिटरी या इंडिपेंडेंट प्ले। सोलिटेरी या इंडिपेंडेंट प्ले, इस अवस्था में बच्चे अकेले और स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। यह बात याद रखने की बात है कि इस अवस्था में बच्चे अकेले खेलते हैं और स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। वे अपनी गतिविधियों, खिलौनों या विचारों में खोए रह सकते हैं, यानी बच्चे अपनी गतिविधि में, अपने खिलौने में वो लीन है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र खेलेगा, वो अकेले खेलेगा। और दूसरों के साथ बातचीत में बहुत कम रुचि थे, मतलब किसी से साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता है, वो स्वतंत्र रहता है अपने खिलौने के साथ और अपनी गतिविधियों में वो खोए रहता है और किसी से वो बात नहीं करता है। अकेले खेलना छोटे बच्चों में आम बात है और ये उन्हें अपनी गति से कौशल तलाशने की, विकसित करने की अनुमति देता है। और अकेले खेलना आप देखेंगे, आपके घर में जो कोई बच्चा होगा, जो बच्चे का उम्र जो है
2 से लेकर 6 साल की उम्र में होगा, तो उस बच्चे के पास पहली गतिविधि क्या होगी कि वो जो है वो कोई काम को लक्ष्यहीन करेगा, इधर से उधर भटकते हुए करेगा, कोई काम को बिना उद्देश्य करेगा, बिना फोकस से करेगा, और ऐसी ऐसी किसी एक्टिविटी में वो हमेशा लीन रहेगा। उसको उसने अनऑक्युपाइड प्ले कहा। एक में कहा, दूसरा उसी में दूसरा स्टेज बच्चे का आया कि आप देखिएगा बच्चे को कि बच्चा जो है अकेले है, स्वतंत्र है, और किसी खिलौने से वो खेल रहा है, लेकिन अकेले, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, किसी से बिना वो संपर्क भी किए वो किसी खिलौने से खेलता है। उसको उन्होंने एकांक खेल कहा, एकांक खेल, इंडिपेंडेंट प्ले। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्ले है वो है ऑन लुकर प्ले, ऑन लुकर प्ले, दर्शक खेल, ऑन लुकर प्ले। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे अन्य बच्चों को खेलते हुए करीब से देखते हैं। आप देखिएगा कि आपका बच्चा अगर 2 से 6 साल के बीच में होगा तो बच्चे का एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज में बच्चा जो कोई दूसरा बच्चा अगर खेल रहा है तो आपका बच्चा दूर से सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन स्वयं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, सिर्फ उसको देखता रहेगा, लेकिन वो उस दोस्त के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ वो उसको देखेगा। वे इस बारे में उत्सुक हो सकते हैं कि दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं या टिप्पणी करते हैं, लेकिन सीधे नाटक में शामिल नहीं होते हैं। नाटक मतलब खेल, सीधे वो खेल में शामिल नहीं होते हैं। वो ये बात है कि वो उत्सुक होगा, वो क्यूरियस होगा कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें, वो दूसरे दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे वो नजर रखेगा, प्रश्न पूछेगा, टिप्पणी करेगा, लेकिन वो सीधे खेल में शामिल नहीं होगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। इसलिए उसको दर्शक खेल या ऑन लुकर प्ले के नाम से जाना गया। चौथा है समानांतर खेल, पैरेलल प्ले। ये खेल का फोर्थ टाइप है पैरेलल प्ले। इसमें क्या होता है कि समानांतर खेल में बच्चे एक दूसरे के साथ समान खिलौनों या सामग्रियों के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से जुड़े बिना। समझिएगा ये बात कि एक बच्चा यहाँ है, दूसरा बच्चा यहाँ है, ये बच्चा अपने खिलौने के साथ ये खेलेगा, ये बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलेगा, ना ये इसको खिलौना देगा ना ही ये इसको खिलौना देगा, ये अपने खिलौने में खोया रहेगा, ये भी अपने खिलौने में खोया रहेगा। दोनों पैरेलल खेलेगा, दोनों समानांतर खेलेगा, लेकिन ना तो ये इसके संपर्क में आएगा और ना ही ये इसके संपर्क में आएगा। ये अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा, लेकिन खेलेगा दोनों। देखिएगा कि आप घर में कोई बच्चा होगा तो कोई बच्चा अगर वहां खेल रहा है, देखिएगा कि आपका बच्चा भी उसी उम्र का है तो वही भी उसके सामने खेल रहा है, वो अपने खिलौने को ऐसे पंजिया करके अपने अपने पास रख करके खेलता है। अब वो अपने खिलौने को खेलता है, वो ना अपना खिलौना उसको देता है, ना वो अपना खिलौना इसको देता है। इसे कहते हैं समानांतर प्ले। हालांकि पास पास है फिर भी वे आपस में बातचीत नहीं करते हैं या खिलौने साझा नहीं करते हैं। भले ही वो आसपास खेलेगा लेकिन खिलौने का आदान प्रदान नहीं करेगा। इसके बजाय प्रत्येक बच्चा अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, कभी कभी दूसरों के कार्यों का नकल या अनुकरण करता है, यानी कि दूसरे के खेल का नकल करेगा, दूसरे के कामों का वो इमिटेशन करेगा, अनुकरण करेगा, लेकिन वो अपने ध्यान पर, अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरे के साथ वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो अपने खेलेगा, दूसरा बच्चा जो है वो अपना खेलेगा। अगर देखिएगा अगर आपके घर में बच्चा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई उस उम्र का बच्चा अगर एक दूसरे के साथ कोई खिलौना अगर ले लेता है तो वो रोने लगता है। वो ऐसे ऐसे खिलौने को अपने खिलौने को पंजियाएगा, मतलब अपने पास रखेगा, ना तो उसको देगा, बस अपना खेल अपने खेलता रहेगा। इसे कहते, उसने कहा कि ये समानांतर खेल है, ये पैरेलल प्ले। आगे है सहयोगी खेल, एसोसिएटिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले। इस अवस्था में बच्चे खेलते समय अधिक सामाजिक संपर्क और संचार में संलग्न होते हैं। अब यहाँ आकर के इस खेल में आकर के, मतलब इस स्टेज में आकर के बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से या किसी समाज के दूसरे बच्चे से वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। वे अन्य बच्चों के साथ खिलौना साझा कर सकते हैं। अब इस स्टेज में बच्चा जो है अन्य बच्चों के साथ खिलौना साझा करता है, बारी बारी से खेल सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ आकर के एसोसिएटिव खेल में बोलेगा कि लो पहले तुम खेलो फिर हम बाद में खेल लेंगे। तो इस तरह से वो बारी बारी से खेल सकते हैं, लेकिन खेल गतिविधियों का संगठन या समन्वय अभी भी सीमित है। लेकिन अभी भी जो एक्टिविटी है दोनों के बीच, ये अभी भी उतना ओपन नहीं है, अभी भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है।
लेकिन हाँ, अब यहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जो है वो सामाजिक संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है। सहयोगी खेल में बच्चे दूसरों के साथ रहने का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके खेलने के लिए कोई समान लक्ष्य या दिशा नहीं हो सकता है। यानी उनके खेल का कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल, कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा, खेल का कोई उद्देश्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस स्टेज में आकर के बच्चे जो है एक दूसरे के साथ सामाजिक संपर्क बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो इसको उन्होंने कहा एसोसिएटिव प्ले। अगर बच्चा इस तरह का कोई खेल कर रहा है तो इसका मतलब उसे एसोसिएटिव प्ले के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है साथी प्ले यानी कोऑपरेटिव प्ले, इसे सहयोगी प्ले भी आप कह सकते हैं, सहयोगी प्ले भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव प्ले, सहकारी प्ले भी इसे कह सकते हैं, सहकारी प्ले। सामाजिक खेल का सबसे उन्नत चरण है ये, जो है वो सामाजिक खेल का सबसे उन्नत चरण है, जिसमें बच्चों के बीच जो है सहयोग और सहभागिता से जुड़ी संगठित, संरचित और लक्ष्य उन्मुख खेल गतिविधियां शामिल है। अब बच्चे क्या है कि इस स्टेज में आकर के बच्चे जो हैं ये खेल का सबसे उत्तम चरण है, और इस स्टेज में बच्चे आकर के सहयोगी और सहभागिता के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लक्ष्य उन्मुख खेल खेल। यानी अब बच्चे के पास एक खेल गोल होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, एक उसके पास उद्देश्य होता है। वे एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी कि एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई खेल को खेलने के लिए, किसी जीतने के लिए अब बच्चा जो है सब साथ मिलकर के खेलना शुरू कर देता है। नियमों का पालन करते हैं और भूमिकाएं निर्धारित करते हैं और संघर्षों पर बातचीत करते हैं, यानी कि नियम बना लेता है बच्चा खेल का। अब इस स्टेज में आकर के बच्चा नियम बना लेगा, अपना अपना भूमिका निर्धारित करेगा, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। वो जो है सर बच्चे को उसका रोल जो है वो तय कर देता है, और संघर्षों पर बातचीत करते हैं। बच्चा जो है जो खेल के बीच जो है वो आपस में बात करते हैं कि हमको कैसे खेलना है। तो ये है इस सहकारी खेल में प्रतिभागियों के बीच जो है वो संचार, कम्युनिकेशन बनता है। हर बच्चे के बीच जो है वो बच्चा आपस में बात करना शुरू कर देगा, टीम वर्क बनता है, और आपसी समझ बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। आपसी समझ से खेलना शुरू करता है बच्चा। तो इसको उसने कहा साथी खेल या सहकारी खेल या कोऑपरेटिव प्ले। तो ये 6 तरह के प्ले जो है वो मिल्ड्रेड पार्टर ने एक्सप्लेन किया कि ये 6 तरह के खेल हैं जो बच्चे के जीवन में उसके इस उम्र के हिसाब से आते हैं। उन्होंने उम्र को एक्सप्लेन नहीं किया कि किस उम्र में किस तरह का प्ले होता है, उन्होंने सीधे कहा कि वो जो 2 से लेकर के 6 साल के उम्र का जो बच्चा है वो बच्चा इन 6 खेल से जुड़ता है। बच्चे उम्र के हिसाब से इन 6 खेलों में 6 प्रकार के खेल उसमें देखे जाते हैं, समझे ना। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया उसमें क्या, अनऑक्युपाइड प्ले, ऐसा प्ले जिसमें अनुप्रयुक्त युक्त खेल अनऑक्युपाइड, नहीं कि इसमें कहा उन्होंने कि बच्चे के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, भटकता हुआ इधर से उधर वो बच्चे मतलब रहते हैं, और मतलब पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, बिल्कुल पैसिव होते हैं। एकांक खेल में बोला कि क्या कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अकेले खेलते हैं, किसी के साथ कोई सामाजिक संपर्क बच्चे का स्थापित नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन लुकर प्ले में उन्होंने कहा कि यहाँ जो है बच्चा दूसरे के बच्चे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं खेलते हुए, उनको मन होता है खेलना लेकिन वो खेलते नहीं, बस उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उन्होंने कहा पैरेलल खेल में कहा कि बच्चा अब 2 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चे अपने सामान के साथ खेलते हैं। एक बच्चा अपने सामान के साथ खेल रहा है तो अगला बच्चा भी अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। उन दोनों के बीच खिलौने का आदान प्रदान नहीं होता है, वो अपने खिलौने के साथ खेलेगा तो ये भी अपने खिलौने के साथ खेलेगा, उनके बीच सामाजिक संपर्क नहीं होता है, खिलौने का आदान प्रदान नहीं होता है, वो पैरेलल रूप में खेलते हैं। फिर उन्होंने कहा एसोसिएटिव प्ले। अब कहा उन्होंने कि यहां आकर के बच्चे के बीच जो है वो सामाजिक संपर्क स्थापित हो जाता है, बच्चे जो है खिलौना साझा करना शुरू कर देते हैं, विचारों का आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां आकर भी खेल का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है।
फिर कहा साथी के लिए या कोऑपरेटिव प्ले, यहां आकर के कहा उन्होंने कि ये खेल का सबसे उत्तम चरण है और बच्चा यहाँ सहयोग से, सहभागिता से, आपस में बात करके लक्ष्य उन्मुख खेल खेलते हैं। दोनों हर बच्चे नियम को तय करते हैं, टीम वर्क करते हैं, संचार करते हैं और इस तरह से वो आपस में खेलते हैं। तो इन्होंने ये 6 तरह के स्टेज दिए खेलने के। तो चूंकि ये थ्योरी था एक खेल से जुड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि इसमें आपको इस बात को कह दें ताकि हो सके एग्जाम में अगर आपको पूछे तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि हम इसको पढ़े हुए। नेक्स्ट वीडियो हम इस खेल के विशेषता और उसके महत्व पर विचार करेंगे, फोकस डालेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।